हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एग्जाम्स पर। जैसा कि सिलेबस बताते वक्त हमने बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो प्रश्न आते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, और साथ में आपको प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। हम चारों ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे, यानी एक प्रश्न के सहारे आपके 4 प्रश्न तैयार होंगे। 100 क्वेश्चन है इस पूरे पेपर में, तो इस तरीके से आपके लगभग 400 प्रश्न भी तैयार करवा देंगे हम। ठीक है, अभी तुरंत ही इसी वीडियो में। और आप पूरी बुक एक बार आप हिसाब से कवर करोगे, जिसमें आप देखोगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मेन पेपर देखें तो 2 घंटे का होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं। ये मेन एग्जाम पेपर ही है और इसमें किसी बच्चे का है जिसने टिक भी किया हुआ है, तो गलत टिक भी इसमें हम आपको सही बताएंगे। और प्लेन पेपर भी है जहाँ पे एक्सप्लेन की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। बस आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और शेयर करना तो बनता ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको वीडियो फ्री में मिल रही है तो अब तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको आगे भी फॉरवर्ड करके दूसरे लोगों को भी दिखाएं। शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे दोनों मीडियम में क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी मीडियम से हो, यहाँ पे आपको बराबर फायदा होगा। हम दोनों मीडियम में बात करते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा इनकरेक्टली मैच है, यानी सही से सुमेलित नहीं है। इसमें 4 थियरीज दी हुई हैं, 4 सिद्धांत दिए हुए हैं, उनके जो प्रतिपादक हैं उनके नाम दिए हुए हैं। पहली थियरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, जिसको हिंदी बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। दूसरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्र नितल प्रसरण। तीसरी कन्वेक्शनल करंट, यानी संवहन तरंग। और चौथी इलास्टिक रिबन थियरी, यानी प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत। इसके प्रतिपादकों के नाम दिए हुए हैं। पहले का है वेगनर, दूसरे का हैरी हेस दिया हुआ, तीसरे का मैकेंजी, चौथे का रीड। तो इसमें जो संवहन तरंग सिद्धांत है वो मैकेंजी का नहीं है, बल्कि ये होम्स का है, आर्थर होम्स का है। बाकी सही है। तो अब देखो आपको यहाँ पे 4 चीज़ें पता चल गई। आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक वेगनर हो गए, इसके हैरी हेस हो गए, और इसके होम्स हो गए, और इसके रीड हो गए। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो क्षोभमंडल है, यानी एटमॉस्फेयर की जो सबसे नीचे वाली लेयर है, वहाँ पे ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ये फैक्ट है। ठीक है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य तापपतन दर। अब यहाँ पे उसका कारण क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कारण है। पहला कारण है कि वायु ऊंचाई के साथ में वायु कम घनी हो जाती है। दूसरा कारण है कि वहाँ पे सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन कम होता है। तीसरा कारण है कि वहाँ पे गैसें ज़्यादा होती हैं। चौथा कारण दिया है कि वायुमंडल जो है धरातल से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। इसमें से कौन सा ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। तो अगर सही की बात करो तो ऑप्शन ए भी सही है, और ऑप्शन बी और डी वाला भी सही है, दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा एप्रोप्रिएट जो है वो ए वाला है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द प्रोसेस ऑफ इरोजन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय सॉल्यूशन इज कॉल्ड, यानी अपरदन की प्रक्रिया में घोल द्वारा पदार्थ का अवनयन क्या कहलाता है। ऑप्शन है एट्रीशन यानी सन्निकर्षण, कोरेजन यानी अपघर्षण, कोरोजन यानी संक्षारण, और सेपिंग यानी अधा खनन। तो जो इसका उत्तर है वो है आपका संक्षारण यानी कोरोजन। ठीक, चलिए बाकी देख लेते हैं कि ये 4 चीज़ें क्या हैं। तो सन्निकर्षण का मतलब होता है कि जो बहते हुए जल में जो पदार्थ होते हैं वो जो आपस में टकरा करके छोटे छोटे हो जाते हैं, उनको हम सन्निकर्षण कहते हैं, यानी आपस में रगड़ करके छोटे हो जाना। अपघर्षण में क्या होता है, जो उसके साथ पदार्थ, इसमें गलत टिक लगा था पहले से, कंफ्यूज ना होना, सही वाला सी है। तो अपघर्षण में क्या होता है, जो नदी के जल के साथ बहते हुए छोटे छोटे पदार्थ होते हैं, तो जो बड़ी चट्टानों से टकराते हैं उस चट्टान को घिस देते हैं, उसके साथ में मतलब चट्टान को घिस करके अपने साथ मैटर खींच लेते हैं, वो अपघर्षण होता है। संक्षारण में क्या होता है कि जो बहता हुआ जल जब किसी चट्टान के ऊपर से गुजरता है तो उसमें जो चट्टान में घुलने वाले पदार्थ होते हैं उनको आपस में घोल लेता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण। देखो सोल्यूशन लिखा भी है, घोल द्वारा लिखा भी है ना, तो वही संक्षारण हो गया। अब अधा खनन जो है वो उसमें ये है कि जैसे रिवर जब ऊपर से नीचे की तरफ नदियाँ गिरती हैं तो अपने साथ में जो मटेरियल कट करती है वो अधा खनन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा कि हरिकेन में अति शक्तिशाली हवाएं, यानी जो हरिकेन एक तरीके का चक्रवात है, तो इसमें जो खूब ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। हरिकेन के भाग है बहुत सारे, जिसमें हरिकेन की आंखों में, यानी आइज ऑफ हरिकेन, जो बीच में सेंटर होता है उसको आइज कहते हैं। दूसरा है प्रभंजन की सर्पिल पट्टियों में, द स्पाइरल बैंड्स ऑफ हरिकेन। सी वाला है द आई वाला ऑफ हरिकेन, यानी प्रभंजन की अक्ष परिधि में। और डी ऑप्शन है पूर्वा लहरों में। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका है सी, यानी जो आई वाला ऑफ हरिकेन होता है, प्रभंजन की अक्ष परिधि जो होती है, वहां पर हरिकेन में सबसे शक्तिशाली हवाएं चलती हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किससे संबंधित है। द ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट्स इज रिलेटेड टू। ऑप्शन है आपके पास 4। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल से, दूसरा है विंड्स यानी पवनों से, तीसरा है सैलिनिटी एंड डेंसिटी यानी लवणता तथा घनत्व से, और चौथा है अलाब्धियों यानी उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी सही है।
महासागरीय धाराएं जो हैं इन सभी कारणों से उत्पन्न होती हैं। आप जो है जब महासागर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण, तो ये सारे कारण आप उसमें पढ़ेंगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें द मोस्ट कॉमन साल्ट इन द ओशन, इस समुद्र में सबसे ज़्यादा या सबसे साधारण तौर पे जो लवण पाया जाता है, जो साल्ट पाया जाता है जिसकी वजह से समुद्री जल खारा होता है, वो कौन सा है? तो देखो ये सारे साल्ट पाए जाते हैं, ये सारे साल्ट हैं, ये सारे पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है द कोल्ड करंट फ्लोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू नोन एज। तो आप अगर वर्ल्ड का मैप देखोगे, ठीक है, तो ये जो आपका साउथ अमेरिका का मैप है, ठीक है, साउथ अमेरिका का मैप है, यहाँ से फिर आपका नॉर्थ अमेरिका है ना, तो यहाँ पे जो पेरूवियन कोस्ट पे जो करंट चलती है इसका क्या नेम है? तो पेरूवियन करंट पे जो कोस्ट चलती, जो यहाँ पे चलती है, उसका एक नाम तो आपका पेरू है, और पेरू को ही हम्बोल्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम्बोल्ट एक जो है ज्योग्राफर का नाम था, उनके नेम पे इस धारा का नाम हम्बोल्ट भी पड़ा है। ठीक है, बाकी और भी समुद्री धाराएं भी ही हैं, अल्निनो है, अगुलहास है, कैनारी है, तो इसको जो हम समुद्री धाराएं पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यह है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी निम्नलिखित परतों में से किसमें तापमान स्थिर रहता है? 4 ऑप्शन है, समताप मंडल, क्षोभ सीमा, मध्य वायुमंडल और क्षोभ मंडल। ये सभी वायुमंडल की परतें हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर हैं। तो सब जो तापमान सम रहता है, नहीं स्थिर रहता है, वो रहता है किसमें? समताप मंडल में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें सेल्वास फॉरेस्ट आर, यानी जो सेल्वा वन है, ठीक है, सेल्वास वेजिटेशन, सेल्वास, पंपास, ये सब नाम आपने सुना होगा, तो वो किस तरीके के वन हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, ब्रॉड लीफ एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी जो पृथुपर्णी सदाबहार वन, ब्रॉड लीफ डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी पृथुपर्णी पतझड़ी वन, पृथुपर्णी ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। फिर है कोनीफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी शंकुधारी सदाबहार वन, और फिर है कोनीफेरस डिसिडुअस फॉरेस्ट यानी शंकुधारी पतझड़ी वन। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है पृथुपर्णी पतझड़ी वन यानी ब्रॉड लीफ डिसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका आता है वर्तमान भूत की कुंजी, ये कथन किसका है? 4 ज्योग्राफर आपके दिए हुए हैं, एलसी किंग, जेम्स हटन, ट्रिवार्था और ग्रिफिथ टेलर। तो इसमें इन्होंने सही टिक किया है, जिसका भी पेपर है। जेम्स हटन जो है उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, है भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, व्हिच वन इज नॉट दी ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। 4 ऑप्शन है, क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी यानी भूआकृति विज्ञान और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि जो जीव विज्ञान है वो भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, बाकी 3 भौतिक भूगोल की शाखा है। फिर है व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, बहुत आसान क्वेश्चन आया है कि सौरमंडल में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, सन यानी सूर्य, स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट। तो जो है सूर्य भाई सौरमंडल का मुख्य जो सदस्य है वो यही है। अब तारे नहीं हैं, ठीक है, तारों का अपना अपना अलग जो है परिवार होता है। सूर्य खुद एक तारा है और उसमें ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे गैसियस हाइपोथेसिस। तो 4 ऑप्शन है, कांट, फिर एलेंगल, लाप्लास और लॉकियर। ठीक है, तो इसका जो प्रतिपादन किया है वो कांट ने। ठीक है, ये कांट का है। लाप्लास की नीहारिका परिकल्पना है। ठीक है, तो ये मुख्य है, यही आपके सिलेबस में आपको भटकाने के लिए लॉकियर और एलेंगल का नाम दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन, व्हिच इज नोन एज द जोन ऑफ लो वेलोसिटी, यानी निम्न गति का मंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मंडल पाए जाते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल, कोर और सियाल, सीमा, निफे। तो उसी में से 4 ऑप्शन है, क्रस्ट मेंटल, अंतरतम यानी जिसको कोर बोलते हैं, और निफे। तो इसमें से कौन सा निम्न गति का मंडल है? तो इन्होंने सही टिक किया, जो मेंटल है वो निम्न गति का मंडल है। आपको पता होगा कि ये जो है अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है तापमान की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे जो भूकंप की जो तरंगे होती हैं, ठीक है, तो उनकी गति बहुत कम हो जाती है, इसीलिए इसको निम्न गति का मंडल कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन है, व्हिच साइंटिस्ट फर्स्टली फार्मुलेटेड द हाइपोथेसिस ऑफ अर्थ्स ओरिजिन, यानी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना का प्रतिपादन किया है? 4 ऑप्शन है, कांट, लाप्लास, बफन, जेम्स जीन्स। इन चारों ने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं दी हैं।
ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसने दिया है? बफन। पूरा नाम कास्ते द बफन है इनका नाम, ठीक है। कांट का भी आप पिछले अभी आपने पढ़ा ही है वायव्यराज परिकल्पना, अभी पिछली क्वेश्चन में, ठीक है। लाप्लास भी उसमें नाम आया था जिनकी निहारिका परिकल्पना है, और जेम्स जीन्स जो है इनकी ज्वारीय परिकल्पना है, यानी टाइडल हाइपोथेसिस। ये भी जो है आपके सिलेबस में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। फिर है द कोल एज डिनोट्स टू, यानी जो कोयला युग है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है। जो जियोलॉजिकल स्केल है सिलेबस में बताया था उस पर्टिकुलर टॉपिक से ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, परमियन युग, ट्रियासिक युग, कार्बोनिफेरस युग या क्रिटेशियस युग। तो जो कोल युग है उसको कार्बोनिफेरस के नाम से जानते हैं, कार्बोनिफेरस एज। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। व्हिच इज नॉट द बिग प्लेट इन अंडर मेंशन्ड, यानी जो 4 नीचे दी हुई इसमें कौन सी बड़ी प्लेट नहीं है। तो जो मुख्य रूप से 7 प्लेट आपकी पाई जाती हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का ये क्वेश्चन है, तो उसमें आपकी नजका प्लेट है, ये मुख्य प्लेट नहीं है, ये गौड़ प्लेट है। बाकी अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये मुख्य प्लेटें हैं। अगला है सुनामी इज रिलेटेड टू, यानी सुनामी का संबंध किससे? 4 ऑप्शन है, विंड से है, सन से है, समुद्री भूकंप से है या टाइड से यानी ज्वार से है। तो सुनामी जो होता है तो एक तरीके का समुद्री भूकंप होता है, यानी जैसे जो है धरातल पर भूकंप आते हैं ऐसे समुद्र में भी भूकंप आते हैं, और उसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें वहाँ पे बनती हैं, जिसको समुद्री भूकंप कहते हैं, ठीक। इन्होंने ये गलत लगाया हुआ है निशान। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। प्लेटों के विसर्पण के केंद्र होते हैं, प्लेट टेक्टोनिक से ये भी क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है, मिड ओशियानिक रिज यानी मध्य महासागरीय कटक, या फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत, जियोसिंक्लाइन यानी भूसन्नति, और चौथा है क्रेटोजन, ठीक है। तो इन्होंने जो लगा करके आए हैं इनका तो कल्याण हो गया होगा, इन्होंने गलत बताया है, ठीक है। आपका जो इसमें सही आंसर है वो है मध्य महासागरीय कटक, यानी मिड ओशियानिक रिज जो है वो प्लेटों के विसर्पण के केंद्र होते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ठीक है। ब्रेसिका रॉक इज, यानी ब्रेसिका किस प्रकार की चट्टान है? चट्टानों के टाइप हैं, जैसे ब्रेसिका है, कांग्लोमेरेट है, ठीक है, और नीस है, बेसाल्ट है, संगमरमर है, क्वार्टजाइट है, सब है ना। तो ब्रेसिका किस तरह की चट्टान है? चट्टानों के देखो नाम दिए हुए, यही 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, अवसादी, रूपांतरित तो आग्नेय यानी सेडिमेंट्री, और मेटामॉर्फिक इग्नियस, और फिर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो ब्रेसिका जो है वो अवसादी यानी सेडिमेंट्री चट्टान है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नीस उदाहरण देखो, नीस भी एक चट्टान का नाम है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? तो आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, इनमें से कोई नहीं। भाई पेपर देना तो कन्फ्यूज थे, इन्होंने सब पे टिक किया हुआ है, फाइनली पता नहीं क्या लगाया था, और जिनमें दोनों टिक किया वो सब है भी नहीं। सही वाला है सी, ग्रेनाइट जो है वो बदल करके नीस में रूपांतरित हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है, द पेरेंटल मटेरियल फाउंड इन द सॉइल प्रोफाइल, यानी मृदा के जो पार्श्व चित्र में पैतृक चट्टानें कहाँ पाई? सॉइल प्रोफाइल का आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, जैसे ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, इस तरीके से सॉइल प्रोफाइल आपने छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ी होंगी। तो जो आपका पेरेंट मटेरियल है यानी जो पैतृक चट्टानें वो सबसे नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। कहाँ पाई जाती हैं? सबसे नीचे पाई जाती हैं, तो आपका ये होगा बी वाला सही होगा, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। अ लैंडस्केप इज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, यानी एक कथन है कि स्थलाकृति, संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है, या किसने कहा है? तो 4 ऑप्शन है, डेविस, पेंक, हटन और होम्स। पर्वत निर्माण प्रक्रिया वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो डेविस का ये कथन है। डेविस ने अपने अपर्दन चक्र के सिद्धांत में ये बात कही है कि कोई भी स्थलाकृति जो है वो संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का परिणाम होती है, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। द लास्ट स्टेज ऑफ इरोजन साइकिल अकॉर्डिंग टू पिंक, पिंक ने भी अपर्दन का चक्र दिया हुआ है, डेविस ने दिया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे बताया ही, पिंक का भी अपर्दन चक्र का सिद्धांत है। इसमें इन्होंने जो अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था है उसको इन्होंने क्या नाम दिया है? तो यहाँ पे इन्होंने सही लगाया हुआ है, इंड्रप नाम दिया हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि रिवर कैप्चर इज अक्कर इन, जो नदी अपहरण है वो कहाँ पे होता है? मैदानों में होता है, पठार में होता है, पर्वतीय क्षेत्र में होता है, डेल्टाई क्षेत्र में होता है? तो ये होता है मैदान में। रिवर कैप्चर का मतलब यही है कि जब कोई नदी जाकर के किसी नदी में इस तरीके से पूरी जाकर के, मतलब कोई नदी बहती है और कटाव करती हुई इस तरीके से जाती है कि कोई दूसरी बहती हुई नदी में जाकर के उसको भी अपने में समाहित कर लेती है और पूरी मिलकर एक ही नदी हो जाती है, तो इसको नदी अपहरण बोलते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन ऑफ वाइल्डनेस, बीहड़ जो होता है, ठीक है, वो किससे बनता है? बीहड़ का निर्माण किससे होता है? तो इसमें है पवन अपर्दन, रिल अपर्दन, अवनालिका और अपक्षय। तो देखो सबसे पहले रिल बनता है, रिल के बाद अवनालिका बनती है, और अवनालिका जब और गहरी होती चली जाती है तो बीहड़ बनता है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? अवनालिका अपर्दन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेनफ्रोडाइड इज रिलेटेड टू, यानी रेंगती हुई मौत का संबंध
किस चीज़ से है, रेंगती हुई मौत का संबंध किस चीज़ से है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो मृदा अपरदन है इसको रेंगती हुई मौत बोला जाता है, यानी जो सॉइल इरोजन है, ठीक, उसको रेंगती हुई मौत बोलते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि ये आपके काम की चीज़ है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, और अच्छा रहेगा अगर आप और लोगों को शेयर करें, क्योंकि भाई आपके लिए फ्री हो रहा है, तो वही बात है कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि और लोगों के लिए फ्री इसको उपलब्ध कराएं। जुड़े रहिए हमसे, हम और भी पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे। फिर इसके बाद में भी चैप्टर वाइज आपको ऑन बोर्ड टीचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? 21%, 28%, 29% या 31%। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है आपका 21%। 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, व्हाट इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वेयर इज, सॉरी मतलब जो ITCZ है यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो कहाँ पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के पास, और जो है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के पास में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा के पास में, या आर्कटिक वृत्त के समीप। तो अगर आप ग्लोबल मैप देखेंगे तो ये जो सबसे जो विषुवत रेखा वाला जोन है यहाँ पे आपकी ITCZ पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी वाला। फिर है अप सौर की स्थिति कब होती है? व्हेन अप हेलिनी चक्कर। अप सौर का मतलब होता है जैसे आप देखते हो कि ये सूर्य है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और ये चक्कर कैसे लगाती है? इस तरह लगाती है, इसको बोलते हैं हम इलॉन्गेटेड पाथ। ठीक है, यानी वलयाकार मार्ग में कभी पृथ्वी और सूर्य के करीब में हो जाती है इस जगह पे, और कहीं दूर हो जाती है। जब दूर होती है तो उसको अप सौर कहते हैं, और जब पास में होती है तो उसको क्या कहते हैं? उप सौर। तो अप सौर कब होता है? तो ये 4 जुलाई को होता है। ठीक है, 4 जुलाई को ये होता है। 3 जनवरी को जो है वो स्थिति होती है उप सौर की। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे है, द हीट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज नोन है, यानी पृथ्वी से जो ऊष्मा विकिरण होता है, जो अर्थ से रेडिएशन होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। राइट, सौर विकिरण जो सूर्य से विकिरण होता है, यानी सूर्य से जो ऊर्जा विकिरित होकर के धरती पर आती है उसको सौर विकिरण बोलते हैं, और पृथ्वी से जो ऊर्जा निकल करके एटमॉस्फेयर में जाती है, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल गर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्थिव विकिरण बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम वालों को अगर अंग्रेजी से कुछ समस्या होगी, अगर उनको लगता होगा कहीं पे अंग्रेजी ज़्यादा बोल गए, नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगली वीडियो आपके हिसाब से सेट हो जाएगी। ये सब आपके लिए है, तो आप अपना फीडबैक देते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ आ सकते हैं। एडमिन वाले पर क्लिक करेंगे तो हमारा नंबर है, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी हमसे कर सकते हैं। फिर है 32, द विजिबिलिटी एट अर्थ इज अफेक्टेड बाई, अर्थ पे जो दृश्यता है यानी जो दिखाई पड़ना होता है वो इसमें से किससे, बादल से, धुंध से, कोहरा से, या ओस से, किससे प्रभावित होती है? तो बादल से विजिबिलिटी प्रभावित होने का कोई मतलब नहीं है, ओस से कोई मतलब नहीं, कि ओस तो धरातल पर पड़ती है जो बूंदों के रूप में होती है। अब धुंध और कोहरा 2 चीज़ें, दोनों विजिबिलिटी प्रभावित करते हैं, लेकिन ज़्यादा कौन प्रभावित करता है? वो कोहरा करता है। ठीक है, स्मोक कम करता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 33, विच इज़ द रीजन ऑफ USA नोन एज टॉर्नेडो एली, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा क्षेत्र है जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो एली बोलते हैं। टॉर्नेडो एक तरीके का चक्रवात है जो वहाँ पे आता है, तो किस क्षेत्र में आता है? तो जो वहाँ का ग्रेट प्लेन है यानी महान मैदान जो है वो मिसिसिपी नदी के द्वारा बना है, तो मिसिसिपी का जो मैदान है उसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो एली। इसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट हैपेंस ऑफ वाटर वेपर ऑन ड्यू पॉइंट, ड्यू पॉइंट जिसको ओसांक बिंदु बोलते हैं। जैसे आप मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ये सब पढ़े होंगे साइंस में, तो यहाँ पर भी काफ़ी साइंस आपको ज्योग्राफी में मिलेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ओसांक बिंदु क्या होता है, तो ओसांक बिंदु पर जो जलवाष्प यानी वाटर वेपर उसका क्या हो जाता है? तो ओसांक बिंदु पर उसका हो जाता है संघनन। संघनन से ही आपका बादल बनता है, ओस बनता है। ठीक है, ये सब संघनन से ही बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, द प्रेसिपिटेशन इन इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज, यानी इक्वेटोरियल रीजन यानी विषुवतरेखीय प्रदेश में जो होने वाली वर्षा है उसको क्या कहते हैं? तो ये सब वर्षा के प्रकार दिए हुए हैं, ये सब वर्षा के प्रकार होते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल यानी चक्रवातीय वर्षा, मानसूनी रेनफॉल यानी मानसून वर्षा, और कन्वेक्शनल यानी संवहनीय वर्षा। तो जो विषुवतरेखीय प्रदेश में है वहाँ पे आपकी संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, जब वर्षण वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरीके की वर्षा ये होती है, मतलब कैसे कैसे ये होती है, तो इसके अलग अलग नाम पड़े हुए हैं। राइट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, है कि द मिलीबार यूनिट मीजर्स, जो मिलीबार है उसे क्या नापा जाता है? तो मिलीबार से हम नापते हैं वायु दाब को। ठीक है, एक इकाई है जिसमें जैसे हम कहेंगे कि कहीं का तापमान कितना है, सॉरी वायु दाब कितना है, तो कहेंगे 1018 मिलीबार।
ठीक है, जैसे हम दूरी को नापते हैं किलोमीटर में, ऐसे इसको मिलीबार में नापते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज नोन एज द क्रेडल ऑफ साइक्लोन, यानी चक्रवातों का पालना किस चीज़ को कहते हैं? चक्रवातों का पालना किसे कहते हैं? वायु राशि को यानी एयर मासेज को, फ्रंट यानी वाताग्र को, टर्बुलेंस यानी विक्षोभ को, और कन्वर्जेंस यानी अभिसरण को। तो जो सही उत्तर है वो सी है, विक्षोभ यानी टर्बुलेंस को हम क्या कहते हैं? क्रेडल ऑफ साइक्लोन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी के विपरीत। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें घड़ी के अनुकूल चलते हैं चक्रवात। फिर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अब सोचो, बीए में पढ़ने वाले बच्चों से इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आप लोग जानते ही हो सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है। अब इसके बाद में ये जलवायु के वर्गीकरण से क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। इन कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट द सिंबल AW रिफर्स, यानी जो कोपेन एक विद्वान है जिन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है, तो उन्होंने AW का मतलब उसमें क्या बताया हुआ है। तो इन्होंने बहुत सारे लेटर्स लिए हैं और उनकी अपनी मीनिंग है। तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में सब पढ़ेंगे कि किस चीज़ का क्या मतलब। फिलहाल यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो AW का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, यानी ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। इसके बाद में है व्हाट इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन है टोंगा, मैरियाना, क्यूराइल और चैलेंजर। ठीक है, तो विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो है आपका मैरियाना गर्त। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में, सबसे गहरा गर्त यही है। इसके बाद में फिर है द हॉटेस्ट सी, सबसे गर्म सागर कौन सा है? सबसे गर्म समुद्र कौन सा है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं लाल सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर और जापान सागर। ठीक है, तो इसमें सबसे गर्म समुद्र जो है वो आपका लाल सागर है, यानी रेड सी। क्वेश्चन नंबर 43 है वार्म ओशियानिक करंट फ्लोज टू वार्ड्स, यानी समुद्र की गर्म धाराएं किधर बहती हैं? ठीक है, तो समुद्र की जो गर्म धाराएं हैं वो आपकी बहती हैं ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ठंडी धाराएं आपकी बहती हैं जो है विषुवत रेखा की तरफ, और यहाँ से एंटी एज ए काउंटर करंट जो है वो उधर की ओर बहती है। फिर है द गैप इन बिटवीन द टू टाइड्स, यानी दो ज्वार के मध्य अंतर पाया जाता है कितनी देर का? 24 घंटे का, 12 घंटे का, 12 घंटे 26 मिनट का, या 24 घंटे 26 मिनट का। तो सही आंसर है 12 घंटे 26 मिनट का। हर अगला चक्रवात जो है 26 मिनट देर से आता है। इसका कारण क्या है? तो ये कारण जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जब हम ज्वार भाटा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। बहुत ही ये लोग जब किसी को फंसाना होता है तो ये सब पूछते हैं कि बताओ अगला टाइड जो है वो 26 मिनट देर से क्यों आता है। वीडियो आपकी लंबी हो रही है, लेकिन चूंकि आप बीए में हो तो भाई इतनी देर तो आपको देखना ही पड़ेगा। आप चाहो तो 2 बार में देख सकते हो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई अगर आप बीए में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो वीडियो एक बार में आपको बैठ के देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं वेयर इज द टेलीग्राफिक प्लेट्यू सिचुएटेड, यानी टेलीग्राफिक पठार कहाँ पे स्थित है? इसकी आपको लोकेशन बतानी है। ठीक है, तो जो आपका टेलीग्राफिक पठार है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। फिर है गर्म जलधारा नहीं है, समुद्री जलधाराओं के नाम है गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोसियो, ब्राज़ील और क्यूराइल। तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो भाई गल्फ स्ट्रीम जो है ये भी गर्म है, क्यूरोसियो भी गर्म है और ब्राज़ील भी जो है वो गर्म है। क्यूराइल जो है ये ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 47 है समुद्र विज्ञान एक शाखा है, यानी ओशियनोग्राफी जो है वो किस चीज़ की ब्रांच है? अभी भी आपसे भौतिक भूगोल की ब्रांच पूछी गई थी, तो यहाँ पर भी भाई वही देख लो, भौतिक भूगोल की ब्रांच है, बाकी की ये ब्रांच है नहीं। अब आते हैं 48 क्वेश्चन पे रेंज ऑफ ट्रॉपिकल इन डिसिडियस फॉरेस्ट। इन डिसिडियस को भी इसको ही एवरग्रीन बोलते हैं, यानी सदाबहार बोलते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो विषुवत रेखीय प्रदेश है ना 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में, वहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 49 बेंगुला करंट फ्लो, जो बेंगुला की धारा है वो कहाँ बहती है? बेंगुला की धारा कहाँ बहती है? ऑप्शन है ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट पर, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी तट पर, या वेस्ट कोस्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर। तो इसमें इन्होंने सही ही टिक किया था, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है बेंगुला की धारा बहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, यानी आधा हम लोग कवर कर लिए हैं। हु प्रपोज्ड फर्स्टली ऑन दी जेनेसिस ऑफ टाइड्स एंड एब्स, सबसे पहले ज्वार भाटा की उत्पत्ति का विचार जो है वो किसने दिया था? तो इसमें भाई जो इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें सबसे पहले किसी ने नहीं दिया है। सही उत्तर इसका न्यूटन है। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था उसी में इन्होंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी ने इसमें जो है वहाँ पे
दायर की कि नहीं कि मुझे नहीं पता, फिलहाल इसका सही आंसर न्यूटन है। तो आगे जो भी हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। द कोरल फाउंड इन इंडिया, भारत में जो प्रवाल है वो उसकी रचना कहाँ मिलती है? तो ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर मिलती है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच इज द ट्रीजर हाउस ऑफ रिसोर्स ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य के संसाधन का भंडार किसे कहा जाता है? ठीक है, तो आप अगर सिलेबस ध्यान से देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि सीधे टॉपिक ही दिया हुआ है कि महासागर भविष्य के संसाधन के रूप में। फिर आते हैं 53 पे, नॉट इंक्लूडेड इन अबायोटिक कंपोनेंट, यानी अजैविक संघटक में कौन सी चीज़ें नहीं शामिल हैं? जैविक मतलब होता है ऐसी चीज़ जिनमें जान होती है, अजैविक मतलब जिनमें जान नहीं होती है। तो अजैविक संगठन में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है? तो भाई अजैविक आपका वायु, जल और इसे हो जाएगा। जीव मंडल जो है वो भाई जैविक मंडल है, यानी अजैविक नहीं है, सीधी सी बात है। यानी बायोस्फीयर जो है वो बायोटिक है, वो अबायोटिक नहीं है। अबायोटिक में एटमॉस्फेयर, ओशिनोग्राफी और लिथोस्फीयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, द जेनेसिस प्लेस ऑफ आइपोमोइया कार्निया, यानी बेहया जिसको बेशर्म कहते हैं, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? देखो अगर आप ऐसे न जान पाओ तो लोकल में बिहैया जिसको कहते हो ना, नदी पानी वानी में पाया जाता है बिहैया, वही बेहया है। तो ये जो है इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है, सबसे पहले कहाँ पाया गया? तो इसका जो है उत्पत्ति स्थल जो है वो ब्राज़ील है। ठीक है, और ब्राज़ील कहाँ है? वो दक्षिण अमेरिका में है। तो यहाँ ऑप्शन में ये चीज़ दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इनवैलिड रहा होगा जो भी किया हो। ठीक है, तो सही उत्तर हम आपको बताए दे रहे हैं यहाँ पे क्या है, और आप बाकी आप जानिएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे, हु प्रोड्यूस्ड फर्स्टली द इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास में होम्स, डार्विन, बर्नार्डस्की या टांसले। तो टांसले जो है, एजी टांसले, इन्होंने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। फिर अपघटक यानी जो डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, उसका उदाहरण क्या? डिकम्पोजर जो चीज़ों को धीरे धीरे सड़ा गला के ख़त्म कर देते हैं। तो भाई पादप माने प्लांट्स, पौधे तो है नहीं, हिरण तो है नहीं, शेर तो है नहीं, सही उत्तर क्या है आपका? कवक यानी द फंगस। फिर है क्वेश्चन पंपास क्या है? पंपास एक तरीके की जो वनस्पति होती है ना, तो जैसे अभी भी सिलवास की नाम आया, सिलवास का नाम शुरुआत में ही आया था ना, तो पंपास। तो पंपास इसमें से क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यानी उष्ण घास प्रदेश है, सवाना ग्रासलैंड यानी सवाना घास प्रदेश है, टेम्परेट ग्रासलैंड यानी शीतोष्ण घास प्रदेश है, या मैरीन ग्रासलैंड समुद्री घास प्रदेश है। तो इसमें सही उत्तर क्या है? सी, यानी शीतोष्ण घास प्रदेश है। ठीक है, शीतोष्ण घास प्रदेश को जो है नॉर्थ अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में इन्हीं को प्रेरी कहा जाता है, और दक्षिणी अमेरिका में इन्हीं को जो है पंपास कहा जाता है। आते हैं 58 पे, व्हिच इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन बायोस्फीयर इकोसिस्टम, यानी जैवमंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो परमाणु ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, या इंसोलेशन है, या उपरोक्त सभी हैं? तो सही उत्तर है सूर्यातप, यानी ऐसे कह सकते हो कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। जीवों के लिए सबसे बड़ा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, कंपोजिशन ऑफ ऑल जियोग्राफिकल इकोसिस्टम ऑफ वर्ल्ड इज नोन एज, विश्व के सभी भौगोलिक पारितंत्रों के संगठन को क्या कहते हैं? वायुमंडल, स्थलमंडल, आयनमंडल, या जैवमंडल। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर जो है वो जैवमंडल का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे, द टर्म आइस एज डिवोट्स टू। ठीक है, जैसे अभी कोल एज की बात आई थी ना, कोल एज किसे कहते हैं? तो आपने बताया था कार्बोनिफेरस को। ऐसे इसमें है कि आइस एज का नाम किस चीज़ को दिया गया है? ठीक है, तो आइस एज जो होलोसीन एज जो है उसको आइस एज बोलते हैं। ये युग था जब पूरी धरती पे जो है बर्फ जमा हो गई थी। आइस एज 4 बार आ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, नेम ऑफ द टाइम इन विच सन कंप्लीट्स अ कंप्लीट राउंड ऑफ देयर गैलेक्सी, यानी अपनी पूरी आकाशगंगा का जब सूर्य एक बार चक्कर लगा लेता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको आप ब्रह्मांड वर्ष यानी यूनिवर्स ईयर या कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। ठीक है, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, लूसेंट वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, कोपेन्स क्लाइमेटिक डिवीजन इन बेस्ड ऑन, अभी कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप पढ़े थे ना, जिसमें पूछा गया था कि AW का मतलब क्या होता है। उन्हीं से एक दूसरा क्वेश्चन और भी है कि इनके जलवायु विज्ञान का आधार क्या है, यानी किस चीज़ का बेस लेकर के इन्होंने जलवायु प्रदेशों को बांटा है। तो इनका बेस जो है वो है तापमान तथा वर्षण, यानी टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तापमान और वर्षा को लेकर के जो है इन्होंने जलवायु विभाजन किया है। फिर आते हैं 63 पे, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की है? ठीक है, तो इसमें जो है कनारी, ओएसियो, लेब्राडोर और अगुल्हास ऑप्शन में है। तो अगुल्हास जो है वो आपके हिंद महासागर की जलधारा है। ओएसियो जो है वो प्रशांत महासागर की है, कनारी प्रशांत महासागर की है, लेब्राडोर जो है अटलांटिक महासागर की है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हिच बेसिन इज फाउंड इन पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन में कौन सी द्रोणी है। बेसिन जो होते हैं लो लैंड्स होते हैं, तो ऑप्शन है आपके पास में अंगोला बेसिन, स्पेनिश बेसिन, ओमान बेसिन या फिलीपाइन बेसिन। ये आपके महासागरीय नितल के उच्चावच नाम के जो सिलेबस है या चैप्टर है उससे आपका ये आएगा। तो प्रशांत महासागर में पाई जाने वाली जो द्रोणी है वो है आपकी फिलीपाइन। ठीक है, बाकी तीनों द्रोणियाँ अटलांटिक महासागर की हैं। अब इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे यानी 65 पे है पंपास आर फाउंड इन। पंपास कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जैसे अभी आपका सिलवास था ऐसे ही अब बात आ रही, सिलवास था और उधर भी जो है पंपास था। अभी कौन सा, हाँ पंपास था। अब यहाँ पे फिर से पंपास आ गया है। यहाँ पे उसने पूछा था जो है किसे कहते हैं, और यहाँ पे आया कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास ग्रेट ब्रिटेन में, यूएसए में, जर्मनी में या अर्जेंटीना में। तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश है, यहाँ पे पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, यह है टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस यानी चतुष्फलक परिकल्पना है, उसके प्रतिपादक कौन है। तो लोथियन ग्रीन जो है चतुष्फलक परिकल्पना के प्रतिपादन है। इन्होंने एक चतुष्फलक बनाया था और उसमें इन्होंने दिखाया था किस तरीके से महाद्वीप और महासागर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं। रिफ्ट वैली जो रिजल्ट, जो रिफ्ट घाटी बनती है वो किससे बनती है। फोल्ड यानी बलन से बनती है, फॉल्टिंग यानी भ्रंशन से बनती है, रैपिंग यानी संवलन से बनती है, या डी वो नैपे होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है भ्रंशन यानी फॉल्टिंग। भ्रंश की जो क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। हु प्रोपाउंडेड कन्वेक्शनल करंट थियरी। कन्वेक्शनल करंट थियरी जो है संवहन तरंग सिद्धांत वो किसका है। अगर आपको याद होगा तो अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, सबसे पहला था, देख लेते हैं, लाओ क्वेश्चन पलट के ही। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन देखो हमने बताया था ना होम्स का है, वही क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो किसका है ये, आर्थर होम्स का। ठीक है, कोबर ने जो है पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत दिए हैं। जेफरीज का जो है ये संबंधित है तापीय संकुचन से, और जो डेली है इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन संबंधित सिद्धांत दिया हुआ है। अब आते हैं 69 पे, व्हिच वन प्रोपाउंडेड बाय जॉली। ठीक है, जॉली ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है। प्लेट विवर्तनिक नहीं, ये हैरी हेस का है। तापीय संकुचन सिद्धांत नहीं, जेफरीज का है, अभी मैंने बताया ही। फिर महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत नहीं, डेली का है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो सिद्धांत है वो जॉली का है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोम। बायोम क्या नहीं है, वन प्रदेश नहीं है, मरुस्थल नहीं है, औद्योगिक प्रदेश नहीं है, घास स्थल नहीं है। तो औद्योगिक प्रदेश जो है वो बायोम में नहीं आते हैं। बायोम जो जीवित, जहाँ पे जीवित पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब जैसे पेड़ पौधे हैं उनमें भी जान होती है ना, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके बायोम में आएंगे। 71 क्वेश्चन है। व्हिच आर नोन एज द रोरिंग फॉर फोर्टीज एमंग दी फॉलोइंग, यानी गरजता चालीसा किसको कहते हैं। मानसूनी पौने, व्यापारी पौने, पछुआ पौने या ध्रुवीय पौने। जो पछुआ पौने होते हैं ना, तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी ये धरती है आपके, इसके दक्षिणी गोलार्ध में जो 40 डिग्री पर जो हवाएं चलती हैं पछुआ पौने, उनको कहते हैं गरजता चालीसा। 40 डिग्री पर चलते हैं इसलिए चालीसा नाम है। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। व्हिच प्रेशर बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड। किस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपकी इसमें ऑप्शन आपके पास है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट यानी उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट यानी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये वायुदाब की पेटियां हैं जो आपको पढ़ने भी रहेंगे सिलेबस में। तो यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं। जो उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी है इसको अश्व अक्षांश कहते हैं। इसका कारण है यहाँ पे उच्च वायुदाब की अवस्थाओं की वजह से यहाँ पे बहुत शांत क्षेत्र होता था, तो जो लोग यहाँ पे जो व्यापार करते थे वो पाल वाली नाव में घोड़े वगैरह लाद के ले जाते थे, तो वहाँ पे दशाएं जो है इतनी शांत हो जाती थी कि उनकी नावें बढ़ने नहीं लगती थी। तो नाव हल्की करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसीलिए उसी घोड़े के नाम पे इसका अश्व अक्षांश नाम पड़ा हुआ है। बाकी डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर नोन है, यानी जो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल जो वायुमंडलीय संचलन होता है उसको क्या कहते हैं। तो अभी भाई हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। तो उत्तर था काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल। तो भाई वही चीज़ उलट के यहाँ पे पूछ लिया है खाली। अब यहाँ पे सही उत्तर चक्रवात है, वहाँ पे चक्रवात यहाँ पे था, ये चीज़ ऑप्शन में था, यहाँ पे वही चीज़ उलट गया है। आते क्वेश्चन नंबर 74 पे। हाउ मेनी डेज ड्यूरेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू फुल मून, यानी दो पूर्णमासियों के बीच में
कितने दिन का अंतराल होता है? सीधी सी बात है, बताओ भैया। पूर्णमासी, गांव में इसको पूर्णमासी भी बोलते हैं, जो महीने का अंत होता है हिंदी महीनों के हिसाब से, तो उनके बीच में कितने दिन का ओवरऑल अंतर होता है? तो सही उत्तर है 29.5 दिन का। ठीक है, पूरे 30 दिन नहीं होते हैं, इसीलिए कभी कभी आप कहते हो कि जो है दूज तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गई, तेरस जो है वो आधे दिन का हुआ, जो चतुर्दशी है वो 2 दिन की चली गई। तो इस तरीके से जो है गतियों के हिसाब से चीज़ें होती हैं। फिर आते क्वेश्चन 75 पे, टू व्हिच ओशियनिक बेल्ट रिंग ऑफ फायर रिलेटेड, यानी रिंग ऑफ फायर जो है, ठीक है, वो किस महाद्वीपीय पेटी से संबंधित है? तो ये प्रशांत महासागरीय पेटी जो है, यानी पैसिफिक ओशियन बेल्ट जो है उससे संबंधित है। ये सब जो प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित है ना, उस जो बेल्ट नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये प्रशांत से संबंधित है। और हाँ, ये आपका जो रिंग ऑफ फायर है ये संबंधित है आपका ज्वालामुखी से। किससे संबंधित है? ज्वालामुखी का वितरण से संबंधित है ये। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी इसमें से परिवर्तित चट्टान नहीं? चट्टान की 3 टाइप आपने शुरुआत में देखा था ना, तो इसमें से कौन सी परिवर्तित चट्टान नहीं है? तो भाई नीस है ही, क्वार्टजाइट है ही, सिस्ट है ही, जो कांग्लोमेरेट है ये नहीं है, अवसादी चट्टान है। अब आते हैं 77 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक हैज लेस इफेक्टेड बाई टेम्परेचर, यानी तापमान से सबसे कम प्रभाव जो है वो किस पे पड़ता है? बेसाल्ट पे, ग्रेनाइट पे, संगमरमर पे या स्लेट पे? तो सबसे ज़्यादा पड़ता है जो बेसाल्टिक चट्टानें होती हैं उस पे। फिर आते हैं 78 पे, हु प्रेजेंटेड जनरल इरोजन साइकिल, अपरदन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? अभी पेंक का भी नाम आपने इसके पहले पढ़ा हुआ है और मॉरिस डेविस का भी नाम पढ़ा हुआ है। डेविस का ही वो कथन था कि जो है कोई भी स्थल रूप जो है प्रक्रिया अवस्था का प्रतिफल है, आपने पढ़ा था ना, तो वो डेविस का है। तो दोनों ने दिया है, लेकिन सामान्य अपरदन चक्र जो है वो किसका है? डेविस का है। फिर है 79, इसमें है द ट्रेडिशनल जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड, दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य के संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है, बायोम, बायोटोप, इकोटोन या सीयर। तो इकोटोन जो है सही आंसर है। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य जो संक्रमण ट्रांजिशनल जोन होता है उसको क्या कहते हैं? इकोटोन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, कुछ आप दी फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियो टेक्टोनिक हैजार्डस, यानी भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है? ज्वालामुखी उद्गार, बाढ़, सुनामी या बादल का फटना। ठीक है, तो जियो टेक्टोनिक जो हैजार्डस है उनका उदाहरण इसमें से क्या है? तो आपका सुनामी है। ज्वालामुखी उद्गार भी है, दोनों इन्होंने ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आप इसमें से दोनों सही हैं, तो अब इन्होंने क्या सही माना है इस पर हम बात नहीं कर सकते। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 81, सन स्पॉट यानी सौर कलंक जो है तो वो क्या है? 4 ऑप्शन है, ब्लैक स्पॉट नियर द सन, सूर्य के समीप काले धब्बे, रेड स्पॉट नियर द सन, सूर्य के समीप लाल धब्बे, ब्लैक स्पॉट ऑफ सन सरफेस, सूर्य के सतह के काले धब्बे, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है सूर्य के सतह के काले धब्बे। काले धब्बे इसलिए दिखते हैं कि आपको पता है कि सूर्य जो सन है उसमें जो एनर्जी जनरेट होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होती है, तो जहाँ पे सूर्य में तापमान कम होता है जिस सरफेस उसकी सतह पे, वहाँ पे वो काला दिखता है, उसी को सौर कलंक बोलते हैं, यानी सन स्पॉट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, द एवरेज ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो आपका 5.52 है। ये सारे क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान से भी संबंधित है, ये भी जान लीजिए। अगर कोई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये जान लो कि ये जितने प्रश्न से पूछेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग सारे क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं। तो ये आपके डबल मतलब 2 तरीके से महत्वपूर्ण है आपके लिए। मतलब मान लो अगर कोई भूगोल से संबंधित नहीं है तो उसको भी आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर ही रहा होगा, तो उसके लिए भी संबंधित है, आप उसको भी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, द सोर्स व्हिच प्रोवाइड नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो आंतरिक पृथ्वी के आंतरिक भाग का ज्ञान कराता है। तो भाई आर्द्रता यानी नमी बिल्कुल नहीं कराती, वर्षा बिल्कुल नहीं कराती, तापमान कराता है। पृथ्वी के अंदर तापमान जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है, तो इससे हम समझ जाते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में, मतलब कुछ न कुछ। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निफे इज लोकेटेड जस्ट बिलो दी, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना बाटी की सियाल सीमा निफे, तो निफे कहाँ है? तो सियाल, सीमा, निफे ऐसे सीरियल है, तो सीमा जो है, सीमा के नीचे क्या पाया जाता है? निफे पाया जाता है। फिर है 85, रिफ्ट वैली इज अ मेजर रिलीफ फीचर रिजल्टिंग फ्रॉम, जो रिफ्ट घाटी है वो किसका परिणाम है? ये अभी इसके पहले भी आया था, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है फॉल्ट का। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज, यानी भूकंप की उत्पत्ति के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं भूकंप मूल, यानी सीस्मिक फोकस। और सबसे पहले जहाँ पे हमें महसूस होती है जो भूकंप की जो तरंगे हैं उसको हम क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र यानी एपिसेंटर कहते हैं। सही उत्तर सी है। 87, पार्थिव ताप ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ठीक है, यानी द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हीट, तो सबसे सौर विकिरण है, यानी सूरज से जो ऊष्मा आती है उसी से धरती गर्म होती है और फिर वहाँ से
उसी को पार्थिव ताप ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है मिस्ट्रल इज अ कोल्ड लोकल विंड व्हिच ब्लोज इन। मिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय हवा है, जैसे स्थानीय हवा के नाम जैसे लू है अपने यहाँ चलती है उत्तर प्रदेश वाले रीजन में भारत में, ठीक है। तो ऐसे मिस्ट्रल जो है वो कहाँ चलती है, स्पेन एवं फ्रांस में चलती है। ये भी पूछा जाता है कि गर्म हवा है कि ठंडी हवा है, तो ध्यान रखना ये ठंडी हवा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 89 पे, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इस कार्ड, यानी हाइड्रोलिक चक्र है वो किसको कहते हैं, तो जल चक्र है उसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, बाकी तो सीधा सीधा नाम ही है, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, हु आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो जो अपने आप से अपना पोषण कर लेते हैं, यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते, उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, स्वपोषी। और ये कौन होते हैं, पौधे होते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे, हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, पोसिडोनियस, स्टॉलर, टिवार्था या ग्रेगरी। सही ऑप्शन है पोसिडोनियस। क्वेश्चन नंबर 92, जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिस्क्राइब्स अबाउट। भूगर्भिक समय सारणी किसके बारे में बात करती है, तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास जो है इसके बारे में बात करती है। जहाँ पे अभी आपने दो चीज़ पढ़ी थी, कोल एज कार्बोनिफेरस को कहते हैं और आइस एज अभी देखा था ना, तो उसी से ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे, क्वेश्चन है विच एमंग दी फॉलोइंग इज वन ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अकॉर्डिंग वेगनर। जो अल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, तो उसमें उन्होंने जो महाद्वीपों के का विस्थापन बताया था उसका कारण क्या बताया था, ज्वारीय बल बताया था, संवहन धाराएं बताई थी, तनाव बल या दबाव बल। तो सही उत्तर है ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स बताया था। क्वेश्चन नंबर 94, द रिजिड मासेस सराउंडिंग द जियोसिंक्लाइन वर टर्म्ड बाय कोबर एज। कोबर जो है हमने बताया था अभी शुरुआत में ही कि पर्वत निर्माण का सिद्धांत जो है कोबर ने दिया है। तो उन्होंने जो भूसन्नति के चारों ओर घेरने वाला जो दृढ़ भूखंड है उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, तो उन्होंने उसको क्रेटोजन कहा था। जिन्होंने ये लिखा गलत लिखा है, क्रेटोजन बोला था। बाकी ये सब उसी की शब्दावलियां हैं। फिर रिया इज एन एग्जाम्पल। रिया जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है, ठीक है। रिया जो है वो किस चीज़ का उदाहरण है, तो इसका उत्तर है आपका निमग्न उच्च भूमि, ठीक है। यानी जो सबमर्ज्ड, यानी जो नीचे धंस जाती है, ऐसी उच्च भूमि को क्या कहते हैं, रिया बोलते हैं, रिया तट। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, ज्वालामुखी संबंधित क्वेश्चन है, तो स्ट्रैम्बोली जो है उसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार ज्वालामुखी जो है वो निकलता रहता है, तो इसलिए वो हमेशा दूर से जो दिखाई पड़ता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ वैसे क्या होता है, जो बंदरगाह पे लगाया जाता है, जहाज़ों को रास्ता दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, जियोसिंक्लाइन टर्म वाज कॉइन्ड बाय। जियोसिंक्लाइन जो है वो डाना ने इसको दिया था, कब दिया था, क्वेश्चन आपका ये है कि डाना ने जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत कब दिया था, तो इसका उत्तर है 1893 में। फिर आपको दो आंसर पता चल जाएगा, तो डाना तो इसमें दिया है, फिर कब दिया था। 98 है जो है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान, जो कि टेथीस भूसन्नति के स्थान पर है। इस भूसन्नति के किस भूसन्नति की श्रेणी में आता है, ठीक है, तो ये आपका आएगा मध्यस्थ भूसन्नति की श्रेणी में। फिर 99 सैन एंड्रियन फॉल्ट। सैन एंड्रियन जो भ्रंश है, ठीक है, भ्रंश अभी आपने पढ़ा था, जैसे ड्रिफ्ट घाटी से भ्रंश बनता है ना, तो एक भ्रंश का नाम सैन एंड्रियन है। तो ये किस तरीके का भ्रंश है, तो ये भ्रंश है आपका प्रसारी, यानी स्प्रीडिंग फॉल्ट है। फिर आते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 100। ये धारणा की वर्तमान प्रक्रियाएं समस्त भूवैज्ञानिक काल के दौरान क्रियाशील रहती हैं, ये किस सिद्धांत को स्पष्ट करती हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर आपका है एक रूपतावाद। किसका है, एक रूपतावाद का। तो इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं। 2018 का ये फिजिकल ज्योग्राफी का हो गया, आपको मानव भूगोल का भी उपलब्ध कराएंगे, फिर 2019-20 का पेपर उपलब्ध कराते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए और लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।